Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this video I am going to discuss with you the syllabus for DSC 14 paper Economic Growth and Business Cycles for BA Economics Honors Semester 5 Delhi University 2026. तो बच्चों आज 13 जुलाई 2026 शाम के लगभग 7 बजने वाले। मैंने अभी डीयू की वेबसाइट पे ऑफिशियल साइट पे जाके चेक किया, अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। डीयू ने 2024 में ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था सेमेस्टर 5 में, तो जो सिलेबस 2024 में दिया था अभी वही एप्लीकेबल है, अभी कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक है, होगा तो हम उसको जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल का सिलेबस क्या है, किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन कैसे पूछता है वो। ठीक है, एक बात पहले जान लीजिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल है, इसको लेके बच्चों को बहुत सारी मतलब कंफ्यूजन्स रहती है कि क्या सब्जेक्ट है ये। आपने ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं इसका बहुत सारा पोर्शन पहले आपके सीनियर्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 में पढ़ा हुआ है, तो मैक्रो से कनेक्टेड ये सब्जेक्ट, और इसमें ज्यादातर पोर्शन थियोरेटिकल हैं, कुछ कुछ जगह न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कुछ जगह डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन ये पेपर जो है हाईली कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, और वो कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आप जब तक अपनी इकोनॉमिक्स की जर्नी में रहेंगे कहीं ना कहीं आपके साथ वो चलते रहेंगे। इसीलिए इस पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, मतलब 90 मार्क्स में 30 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू का आता है, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये, तो इसको अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी, ये जो मैंने जो वेब पेज खोल रखा है, हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in। वहां पे आप ऊपर जाएंगे, यूजी कोर्सेज मेन्यू खुलेगा, इको ऑनर्स सेम 5 में जाएंगे, ये मेन्यू खुलेगा, इको ऑनर्स सेम 5 में जाएंगे, सेम 5 पे पेज क्लिक करेंगे, खुल जाएगा पेज। यहाँ से फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, ये सब सब्जेक्ट से लिंक्स लगे हुए हैं। आज मैं आपके साथ 3 कोर पेपर हैं, गेम थ्योरी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो यहाँ पे ये जो लिंक लगा हुआ है कोर्स डिटेल्स का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स डिटेल्स के पेज पे ले जाएगा। डेमो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमो लेक्चर्स का वर्जन खुल जाएगा, वहां पे आप डेमो वॉच कर सकते हैं। हमने जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करे हैं उसमें से एक टॉपिक का पीडीएफ हम लोग बच्चों को दिखाते हैं, पहले कि आप देख लीजिए किस तरह के पीडीएफ आपको मिलेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा। मॉक टेस्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट लगे हैं, वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट। यहाँ पे देखो, मैं तो अक्सर बोलता हूँ, मैं तो बहुत मतलब कह सकते हैं आर्डेंट सपोर्टर हूँ एमसीक्यूज का। मैं मानता हूँ एमसीक्यूज पेपर में होने ही चाहिए, तो क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पेपर में एमसीक्यूज हैं, मैंने बताया अभी आपको 30 मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज का आएगा, तो हमने हर चैप्टर के एमसीक्यूज लगा के दिए, भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। लास्ट ईयर के 2 साल के पेपर में 24-25 के कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और रीडिंग लिस्ट तो खैर है ही। रीडिंग लिस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडिंग लिस्ट को यहाँ पे क्लिक कीजिए, रीडिंग लिस्ट खुल जाएगी। ये मैंने जैसे बताया 2024 में जो रीडिंग लिस्ट आई थी, अभी तक डीयू ने इसमें कोई चेंजेस किए नहीं, करेगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी तक फिलहाल कोई चेंजेस ऐसा है नहीं। तो जब मैं इस कोर्स डिटेल्स के पेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर इफ आई क्लिक ऑन दिस पेज ऑफ कोर्स डिटेल्स, इस लिंक पे जब क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पेज खुल जाएगा, इको ऑनर्स सेम 5 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, तो ये पेज मेरे पास खुल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ लिंक्स लगे हुए, डेमो लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे लिंक्स लगे, क्योंकि देखो बच्चा कहाँ लैंड किया वेबसाइट पे, वो बार बार नेविगेट नहीं करना चाहता, तो सब जगह लिंक्स लगे, वहां भी लगे, वो लिंक्स यहाँ भी लगे। तो हम लोग अपनी कोचिंग में क्या प्रोवाइड करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिलेबस पे जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट बहुत कंसेप्चुअल है। अभी सिलेबस दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट है, कुछ कुछ ब्रीफ आइडियाज भी दूंगा आपको मैं। अभी कंसेप्चुअल है तो हमने क्या किया, हमने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो हर कंसेप्ट का अलग वीडियो बनाया, कंसेप्ट को रूट से पढ़ाना शुरू किया। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें पहले से जुड़ी होती, पीछे कुछ बातों से जुड़ी होती, तो ये ना मानते हुए कि पहले से आपको जानते हैं, एक ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया कि बच्चा
प्लेन स्लेट लेके बैठे हैं जो कुछ नहीं आता, तो उस तरह से हमने स्टार्ट किया हर वीडियो को। ठीक है, थ्योरी पोर्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी यहाँ पर इस तरह से इस मैक्रो में होती है ना, आपके पास एक कंसेप्ट है, उससे जुड़े हुए डायग्राम्स हैं, थोड़े डायग्राम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डायग्राम उतने सिंपल नहीं होते जैसे मैक्रो में आप पढ़ के आते थे, उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, तो डायग्राम्स यहाँ पे थोड़े से एक कह सकते हैं प्लस डायग्राम्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको आपको फोकस करके पढ़ना होगा, हमने डिटेल में समझाया उसको। फिर हमने जो रीडिंग के एंड के क्वेश्चंस होते हैं वो डिटेल में आपको सोल्यूशन दिए हैं, पीवाईक्यू के सोल्यूशन दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हैं, जहां जहां न्यूमेरिकल्स आते हैं या आ सकते हैं वहां न्यूमेरिकल्स लगाकर उनके सोल्यूशन आपको दिए हैं। तो वीडियोस में हर चीज बहुत डिटेल में हम प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियोस करने के बाद फिर आपको बहुत नीड नहीं होती कि इधर उधर देखने की, ये मोर देन सफिशिएंट, जितना आपको कंटेंट चाहिए उससे ज्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स में क्या होता है, क्योंकि थ्योरी पेपर है तो यहाँ पे हम लोग समरीज, चैप्टर समरीज प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, रीडिंग आपको पढ़ना मस्ट है, ये आप मत सोचिए कि पीडीएफ नोट्स होते हैं रीडिंग का एक ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। रीडिंग आपको पढ़ना ही है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर बने, रीडिंग पढ़ना है। वीडियो पढ़िए, वीडियो देखने के बाद रीडिंग को, जो मैंने जो सेक्शन पढ़ाया है उसको रीडिंग से पढ़िए, और फिर डाउट क्लास में, अभी बताऊंगा डाउट क्लास का कंसेप्ट, फिर डाउट क्लास में आकर डिस्कस कीजिए, सर मैं आपकी वीडियो से मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने रीडिंग भी पढ़ ली, ये दो चार बातें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ, डिस्कस कीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि ये पेपर डिस्कशन का ही है, पेपर कंसेप्चुअल डिस्कशन बहुत होगा इसके अंदर। तो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें कंसेप्ट्स हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, और एंड में जब सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आता है तो हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके एक पीडीएफ बनाकर देते हैं कि इनको आप रिवीजन के समय ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, वो आपको मिलेगा। अब जब आपने पढ़ लिया, नोट्स देख लिया, तो अब आपके डाउट्स हो सकते हैं, है ना। डाउट्स होंगे, डाउट्स कैसे पूछेंगे? डाउट्स पूछने का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, लाइव सेशन के थ्रू आप ज्वाइन करते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस करते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं, 1-to-1 सेशन होता है, आप ज्वाइन करते हैं, लिंक आता है आपके पास, अपनी क्वेरी डिस्कस करते हैं, आप पूछते हैं, मैं बताता हूँ। ये पेपर कंसेप्चुअल है, डाउट्स आएंगे, डाउट्स डिस्कस करने होंगे, तो डाउट सेशन में आपको आना होगा, राइट। डाउट पूछने के अलावा और भी लाइव सेशन के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कभी कभी जैसे कोई कंसेप्ट मेरे को लगता है कि ये बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं एक सेशन कंडक्ट कर देता हूँ, आज ये कंसेप्ट मैं लाइव पढ़ाऊंगा, आ जाओ भाई इस क्लास में लाइव पढ़ेंगे इसके कंसेप्ट। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि बच्चा बार बार इस कंसेप्ट को पूछ रहा है, तो मैं इन्वाइट करता हूँ, चलो आ जाओ इसको लाइव पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या, किस पॉइंट पे जाके बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब डाउट डिस्कस करने का एक मीडियम और है, वो है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। हमारी वेबसाइट पे हमने आपको एक ऑप्शन दिया, जहां पे आपको एक ऑप्शन है डिस्कशन फोरम का, आपके अकाउंट के अंदर लगा होता है, उसमें आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, आप उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, वहां पे पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वॉइस नोट डाल सकते हैं, और वो जितने बच्चे सेमेस्टर 5 के पढ़ते हैं हमारे पास, सबके अकाउंट में मैप्ड होता है। तो आपने जो पोस्ट डाली वो सबको नजर आएगी, और कोई भी बच्चा अगर उस पर अपने कोई कमेंट लिखना चाहता है कि भाई यार ये क्वेश्चन तो मेरे को भी पूछना था सर, मैं भी जानना चाहता हूँ, या मुझे इसका आंसर पता है और मैं बताता हूँ, देखो सर आपसे पहले मैं बता देता हूँ, तो जब आप पोस्ट करते हैं मेरे पास, मेरे पोर्टल पे नजर आता है, फिर मैं उसको रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। व्हाट्सएप पे तो डाउट पूछते ही बच्चे, ज्यादा पॉपुलर मीडियम व्हाट्सएप ही है, और कॉल पे ही पूछते हैं। तो ये सारे मीडियम्स आपको मिलते हैं जहाँ पे अपनी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं। इनमें मेरे को सबसे ज्यादा पसंद जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अब जब आपने पढ़ लिया, आपने डाउट पूछ लिया, तो अब आप टेस्ट देना चाहते हैं। टेस्ट हम 2-3 तरह से लेते हैं। एक हमने एक तो मॉक टेस्ट एमसीक्यू फॉर्म में आपके अकाउंट में लगाए होते हैं, चैप्टर खत्म होगा वो आपके अकाउंट में लगे, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, इमीडिएटली आपके मार्क्स आ जाएंगे, जैसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे आपको मार्क्स तुरंत दिख जाएंगे, ये मेरे नंबर आए। और वहां पे फिर ऑप्शंस आते हैं, ये क्वेश्चन आपका सही था, ये गलत था, जो सही था उस पर ग्रीन मार्क आता है, जो गलत था उस पर रेड मार्क आता है। फिर आप डिस्कस कीजिए कि सर मेरे को तो ये सही लग रहा था, मगर आंसर में ये सही है, तो क्यों, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। तो मॉक टेस्ट एक तो हो गया एमसीक्यू फॉर्म में। एमसीक्यू यहाँ पे तो वैसे भी जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में ही आने हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, करने भी चाहिए। दूसरा, हम लोग चैप्टर के जो क्वेश्चन है, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसका टेस्ट बना के बच्चों को भेजते हैं मेल पे या व्हाट्सएप पे, फिर बच्चे उसको अटेम्प्ट करके और वो हमको वापस उसकी फोटो खींच के स्कैन करके हमको भेजते हैं मेल या व्हाट्सएप पे, फिर मैं उसको चेक करता हूँ, रिमार्क्स लिखता हूँ, वापस बच्चों को भेजता हूँ। उसके बाद फिर से एक डाउट सेशन में बच्चा डिस्कस करता है कि सर यार मेरे नंबर आपने क्यों काट लिए, मेरे को तो लगता था मेरा आंसर सही है, नंबर क्यों काटे आपने। तो फिर डिस्कशन होता है कि देखो बेटा ये लिखना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था, आपने ये लिखा है, इसलिए नंबर कटे। या किसी किसी का आंसर इतना शानदार होता है,
जिसको देख के मैं भी हैरान हो जाता हूँ, कितना बढ़िया आंसर लिख दिया। तो उसकी फिर मैं तारीफ भी करता हूँ, फिर वो मैसेज सब बच्चों को भेजता हूँ, देखो इस बच्चे ने आंसर लिखा है, आप भी इसको जरा एक बार पढ़ो उसके आंसर को। राइट, तो एक कंप्लीट हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं। और एक टेस्ट का लेवल रह गया, एग्जाम जब आने वाला होता है तो हम पूरा कंप्लीट पेपर आपको पूरे पेपर मॉक पेपर बनाकर देते हैं, जितने बच्चे चाहें, 1 2 3 जितने अटेम्प्ट करना चाहें बनाकर देते हैं। फिर वो आप अटेम्प्ट करते हैं, मैं चेक करता हूँ और रिवर्ट कर देता हूँ। तो ये तो पूरा प्रोग्राम हो गया जो हम लोग कोचिंग में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। राइट, और ये बात मैं कई वीडियोस में अलग सब्जेक्ट में डिस्कस करता हूँ, तो ये तो एक कॉमन बात है, सब बच्चे इसको जानते हैं। रीडिंग लिस्ट में आपको दिखा चुका हूं, 2 बुक्स हमको यहाँ पे मेनली पढ़नी है। एक है चार्ल्स जॉन्स एंड वॉलरथ डाइटरिच, मेनली यही बुक पढ़नी जो 1 नंबर है। ये जो कार्लिन वेंडी और सॉस्किस डेविड सॉस्किस, वेंडी कार्लिन, ये हमको एक चैप्टर पढ़ना है खाली इसमें से। तो मेनली हमारा जो टेक्स्ट है वो चार्ल्स जॉन्स ही है जिसको हमने पढ़ना है। ठीक है, और इस बुक की भी पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पे, चार्ल्स जॉन्स की पीडीएफ अवेलेबल है। आप रीडिंग चाहे रीडिंग खरीदें, पीडीएफ चाहेंगे पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। ये डेमो लेक्चर्स लगे हैं यहाँ पे बच्चों, डेमो लेक्चर्स आप देखना चाहें तो पीडीएफ नोट्स में आप क्लिक करेंगे तो हमने एक चैप्टर का पीडीएफ लगाया हुआ होगा। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें अभी सिलेबस दिखाऊंगा आपको। सेकंड चैप्टर सोलो मॉडल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने उसका पीडीएफ लगा के दिया है। हम पहले थ्योरी लिखते हैं, कंसेप्ट लिखते हैं, डेरिवेशन सब वो दिखाते हैं करके नोट्स के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, फिर मेरा पेन नहीं चलेगा उसके ऊपर, सॉरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिर अगला कंसेप्ट आएगा। इस तरह से ये नोट्स चलते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक चैप्टर डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। फिर ये इस तरह से हम लोग, जैसे मैंने बताया मॉक टेस्ट है, आप इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आप कुछ डिटेल्स मांगेगा, ईमेल आईडी, नाम, फोन नंबर मांगेगा, अटेम्प्ट करेंगे, डालेंगे आप, तो फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टाइम बाउंड टेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 20 मिनट्स का टेस्ट है, तो 20 मिनट्स ऊपर टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका 20 मिनट्स के पहले कंप्लीट हो गया तो आपको कंप्लीट, आप कंप्लीशन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट, फिनिश पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका टाइम फिनिश हो गया और पूरा नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा और आपको रिपोर्ट देगा। जो क्वेश्चन आंसर्ड रह गए आपके, उनका फिर वो रिजल्ट दे देगा आपको, फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे एक बार दोबारा से। ऐसे ये तो खाली एक डेमो के लिए, हर चैप्टर के हर टॉपिक के टेस्ट हमने आपके पोर्टल पे लगाए हैं। आप जो ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कोर्स, तो वहां पे आपको टेस्ट मिलते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे अभी रुक के आऊंगा, पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पे पीवाईक्यूज लगे हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 3 कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब लाइट वेट है, कहते हैं ना, एक तरफ कागजी पहलवान है और एक तरफ रियल पहलवान है। यूनिट 2 रियल पहलवान है, 1 और 3 कागजी पहलवान है। 3 फिर भी कुछ है, लेकिन 1 तो बहुत ही बेसिक है। 1 मतलब कह सकते हैं जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर की तरह होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखो पहली बात तो हमको ये समझना पड़ता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ डेवलपमेंट से कैसे डिफरेंट है, उसका डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का, वो हमको डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे मेनली जो है ना स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। क्या होते हैं स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स? जो पॉपुलर नोशंस हैं जो हमने ऑब्जर्व किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको इस बुक ने स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से एमसीक्यू आने का ज्यादा चांस है, आए भी हुए एमसीक्यू इनमें से, जो 2 पेपर हुए हैं अभी तक उनमें एमसीक्यू ही आए हुए इनमें से। ठीक है, मेन फुल फ्लेज क्वेश्चन आए इसका चांस कम रहेगा इसमें से। तो यहाँ आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यहाँ पे डेटा भी है, डेटा ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, डेटा याद करना पड़ेगा इसका। ठीक है, उसको स्किप नहीं कीजिएगा, एमसीक्यू आ गया तो छूट जाएगा, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा अगर आपने स्किप कर दिया इसको। तो पहला चैप्टर यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है जो हमको पढ़ना है, चैप्टर 1 फ्रॉम चार्ल्स जोन्स। राइट, यूनिट 2 जो है वो मेन कंटेंट है, यूनिट 2 ही सब कुछ है इस सब्जेक्ट में। यूनिट 2 मान लीजिए सब कुछ यही है। तो यहां पे जो हमको सबसे पहले पढ़ना है, हमको ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला मॉडल है सोलो मॉडल। देखो सोलो मॉडल क्या कहता है? सोलो मॉडल ये कहता है कि हर इकोनॉमी अपने एक स्टेडी स्टेट, अपने एक इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करती है, और जब वो स्टेडी स्टेट यानी जिस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं उसमें पहुंच जाती है, तो वहां जाके फिर वो रुक जाती है, फिर ना वो वहां से आगे जाती है ना वहां से पीछे जाती है। आप कहेंगे सर ये क्या बात कह रहे हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी तो लगातार ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज ग्रो कर रही है, कोई ज्यादा ग्रो कर रही है, कोई कम ग्रो कर रही है, ऐसा कैसे रुक गए? देखो हर मॉडल जो होता है वो एक नोशन होता है, नोशन, समझ रहे?
वो एक नोशन है, उसमें आपको मतलब जो उसके ऑथर ने प्रपोज किया उसको पढ़ना है, समझना है। कोई भी नोशन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कोई भी नोशन 100% इनएक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं जिनके बेसिस पे हम उस नोशन को समझते हैं। तो ये मॉडल ये समझाता है हमको कि जो इकोनॉमीज हैं वो लॉन्ग रन में अपने एक स्टेडी स्टेट की तरफ अप्रोच करते हैं, इसको हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर बात। अब देखिए सोलो मॉडल में हमको सोलो मॉडल की अजम्पशंस एक प्रोडक्शन फंक्शन में बेस्ड होते हैं। मेनली हम कॉब डगलस फंक्शन लेके चलते हैं इस मॉडल के अंदर। कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, स्टेडी स्टेट कैसे फाइंड होता है, कैपिटल डीपनिंग क्या है, कैपिटल वाइडनिंग क्या है, इस पे क्वेश्चन आया भी एक दो बार इस कंसेप्ट के ऊपर, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सेविंग रेट के चेंज का क्या इफेक्ट होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का चेंज का क्या इफेक्ट होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का क्या इफेक्ट होगा। सोलो मॉडल ये मानता है कि हमारी एक ग्रोथ रेट, हर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, और वो ग्रोथ रेट की वजह क्या है वो सोलो मॉडल को नहीं पता। ठीक है, इसलिए इसको हम एक्सोजीनियस मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ रेट कहां से है इसको पता नहीं। जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के दो हिस्से हो गए, इकॉनमी उसकी पूरी तरह से क्या कहते हैं बर्बाद हो गई। जापान के ऊपर एटम बम से अटैक हुआ, उसकी इकॉनमी खत्म हो गई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जर्मनी भी और जापान भी वर्ल्ड की जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं उनकी लिस्ट में वापस शामिल हो गए। तो यही इस मॉडल की एक प्रिडिक्शन है कि हर कंट्री का, हर इकोनॉमी का एक स्टेडी स्टेट है। अगर किसी हिस्टोरिकल रीजन से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए जिस वजह से वो उससे आगे या पीछे चली जाए, तो वह आगे पीछे रुक नहीं पाएगी, वो फिर मूव करेगी टुवर्ड्स इट्स स्टेडी स्टेट। जैसे जर्मनी के एग्जांपल में या जापान के एग्जांपल में हम देखते हैं कि वो पीछे चले गए फिर वापस बाउंस बैक कर गए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी जो है एक प्रिडिक्शन है। इसलिए हम, जब मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको कि आप कहेंगे सर ये मॉडल कह रहा है कि इकोनॉमी रुक जाएगी, तो रुकने का मतलब ये है कि आप कहां जा रहे हैं। जो बाकी इकोनॉमीज की, जहां अगर आपकी इकोनॉमी का स्टेडी स्टेट पुअर इकोनॉमीज के साथ मैच करता है तो आपकी इकोनॉमी पुअर इकोनॉमीज की तरफ कन्वर्ज करेगी, और अगर आपकी इकोनॉमी का स्टेडी स्टेट रिच इकोनॉमीज के साथ मैच करता है तो आपकी इकोनॉमी रिच इकोनॉमीज को कन्वर्ज करेगी। इसको हम कंडीशनल कन्वर्जेंस बोलते हैं, ये भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सोलो मॉडल ये मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हर इकोनॉमी का एक स्टेडी स्टेट है, एक उसकी ग्रोथ रेट है। वो ग्रोथ रेट कहां से ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम एक्सोजीनियस मॉडल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है जी बात। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि माइलस्टोन जर्नी है, ये रॉबर्ट सोलो का मॉडल है, एक माइलस्टोन की तरह, मील का पत्थर है ये। इसमें फिर एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये वाला टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, हिक्स न्यूट्रल प्रोडक्टिविटी। इस पे क्वेश्चन कई बार आता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लास्ट में जाके आता है। एक गोल्डन रूल लेवल ऑफ ग्रोथ कैपिटल, इसमें भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो आपको पढ़ना है यहाँ पे ध्यान से, क्या पढ़ना है, तो कैपिटल डीपनिंग, कैपिटल वाइडनिंग को ध्यान से पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टेडी स्टेट आसान है, ये बहुत आसान है। और आपको पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट पढ़ना है, और आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट पढ़ना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है, और गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल। इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। गोल्डन लेवल पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो उस पर ध्यान से आपको करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया जी आपका मेन। जो अब सेकंड चैप्टर वैसे तो मेन फर्स्ट चैप्टर यही है, यहीं से मेनली आपका कंटेंट स्टार्ट होता है। ये चैप्टर 2 से है, चार्ल्स जोन्स से, मैंने बताया था चार्ल्स जोन्स ही मेनली हमको फोकस करनी है। इसके बाद फिर आता है सोलो मॉडल विद ह्यूमन कैपिटल। देखो सोलो ये मानता है, सोलो मॉडल ये मानता है कि हमारा जो लेबर फोर्स है वो भी एक ह्यूमन कैपिटल, स्किल्ड लेबर फोर्स एक ह्यूमन कैपिटल, उसको भी हम कैपिटल की तरह कंसिडर करते हैं। और उसको जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन में ऐड करता हूं तो क्या चेंजेस होंगे वो यहां पढ़ेंगे। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन में स्किल्ड लेबर को ऐड कर लेते हैं तो क्या चेंजेस होंगे, स्टेडी स्टेट कैसे, नया स्टेडी स्टेट कैसे आएगा, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक ये जो है ना कन्वर्जेंस एंड डिफरेंस इन ग्रोथ रेट्स, ये एक इसमें हिस्टोरिकल डेटा भी है। ये एक कंसेप्ट है जो मैंने बताया अभी आपको कि अगर किसी कंट्री का जो स्टडी स्टेट है वो रिच कंट्रीज के साथ मैच करता है तो वो कन्वर्ज करेगी रिच कंट्रीज को। किसी का अगर मैच करता है पुअर कंट्रीज से तो कन्वर्ज करेगी पुअर कंट्रीज को। हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डेटा पढ़ते हैं,
इसका जो डेटा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आएगा, अभी सेमेस्टर 5 में इंट्रोडक्टिव डेवलपमेंट में ही आएगा, वहां डेटा हम पढ़ेंगे। जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बहुत पुअर हैं और बड़े लंबे समय से पुअर हैं, आज से नहीं, लंबे समय से पुअर ही चल रही हैं वो, तो हम मान सकते हैं कि उनका वही स्टडी स्टेट है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज से मैंने जर्मनी जापान का एग्जांपल दिया, वो पीछे उनको पुश बैक किया गया, वो फिर वापस आगे आ गई बाउंस बैक करके, तो वहाँ डेटा वहाँ पे आएगा इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इस बात की याद कराऊंगा वहाँ भी। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट टॉपिक ये है, कंडीशनल कन्वर्जन जो है इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन फर्स्ट टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सॉलो मॉडल जो है वो इस बात को नहीं बता पाया कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कहां से आती है। उसने बोलता है ग्रोथ रेट तो कहीं बाहर से आती है, हमको नहीं पता, इस मॉडल के बाहर कहीं डिसाइड होती है, एक ग्रोथ रेट है लेकिन वो कहां से, उस सॉलो मॉडल को नहीं पता। फिर बाद के ऑथर्स ने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, भाई ये ग्रोथ रेट कहां से आती है। उसके लिए हम पढ़ते हैं रोमर मॉडल, फिर एक शुम्पीटर मॉडल वो पढ़ते हैं। रोमर मॉडल को हम बोलते हैं क्या, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, क्योंकि ये बताता है ग्रोथ रेट कहां से आती है, ग्रोथ रेट निकाल के दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या होगी। ये भी इस ह्यूमन कैपिटल पे बेस्ड है, बेसिकली ग्रोथ रेट ह्यूमन कैपिटल पे बेस्ड है, वो भी आगे आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे और ह्यूमन कैपिटल पे बेस्ड है, वो भी आगे आएगा, जब आएगा तो बताऊंगा आपको। इसमें पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज। देखिए बेटा, आइडियाज जो होते हैं ना, आइडियाज क्या है, बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया एक सोच जिससे आगे प्रोडक्शन होता है। अब सोचो, मैं 1996 से डीओ के बच्चों को पढ़ाता हूं, 2013 में मेरे को एक फितूर चढ़ा कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूंगा। मैंने वेबसाइट बनवाई, तब मैंने बाहर से बनवाई थी, मैं अब तो खुद बनवा रखी, वेबसाइट बनवाई और ऑनलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन वो उस समय वो प्रोजेक्ट नहीं चला, बच्चों को पसंद नहीं आया। फिर मैंने बच्चों से फीडबैक लिया 2 साल के, वो वीडियोस दिखा दिखा के, भाई ये देखो क्या है वीडियो में इशू। वो आइडिया था मेरे दिमाग में कि भाई मुझे वीडियो से पढ़ाना है। फिर 2016 से मैंने वापस स्टार्ट किया उस प्रोजेक्ट को, उसके बाद वो प्रोजेक्ट तो मतलब ऐसा सक्सेसफुल हुआ जिसकी कोई कहानी ही नहीं है। तो एक आइडिया जो है, मतलब हम एक सोच रखते हैं पहले, उस सोच को फिर एक प्रोडक्ट में डेवलप किया जाता है, तो उसकी पूरी इकोनॉमिक्स क्या है वो यहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज, ठीक है। आइडिया जो होते हैं देखो वो नॉन राइवल होते हैं, और नॉन राइवल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सपोज आप चाय बना रहे हैं, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, आप चाय बना रहे हैं और मैं आपके साथ में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं आप क्या क्या कर रहे हैं। आप पहले पानी उबाल रहे हैं, उसमें चाय पत्ती डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, और भी एक दो चीजें डाल दी आपने, और मैंने देख लिया, सब कुछ नोट कर लिया अपने पास, और मैं सीख गया, घर जाके मैंने भी चाय बना ली। अब मेरे सीख जाने से आपका क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। आपका क्या घट गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जो आइडिया आपके पास था वो मैंने भी कॉपी कर लिया, और मैंने कॉपी करके क्या किया, अब उस आइडिया को खुद के लिए यूज कर लिया। तो आइडियाज जो होते हैं दे आर नॉन राइवलरस इन नेचर, उनकी राइवलरी नहीं होती। कोई एक जना अगर सीख रहा है और उससे दूसरा सीख जाए तो जिसने पहले सीखा उसको कोई नुकसान नहीं। मैंने पढ़ा पहले, ऐसा तो नहीं मैं बचपन से ही जानता रहा सब कुछ इकोनॉमिक्स को, पहले मैंने पढ़ा, अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मेरी नॉलेज कम थोड़ी हो जाती है उससे। तो आइडियाज का ये कंसेप्ट, आइडियाज नॉन राइवलरस होते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो अक्सर आता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज पे, वो मैंने कराया हुआ वीडियोस में, उसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी थियोरेटिकल कंसेप्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं, वही सब है। आसान चैप्टर है बहुत ज्यादा। उसके बाद ये चैप्टर जो आता है इंजन ऑफ ग्रोथ, चैप्टर 5, जो हमको चैप्टर 5 पढ़ना है चार्ल्स जॉनसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको एग्जाम में, अभी भी जो एग्जाम हुए 2 साल में, 3-3 क्वेश्चन आ रखे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रखे हैं। अब एग्जाम पैटर्न बताऊंगा आपको तो पता चलेगा आपको। एमसीक्यूज के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज के अलावा की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं रोमर मॉडल। एक आइडिया से ही डेवलप होता है रोमर मॉडल, उसी से उसी स्टेज को आगे लेके जाते हैं, रोमर मॉडल डेवलप होता है। कि जैसे सोचो, मैंने जब मोबाइल फोन लिया, शायद 98 99 में कभी लिया था, ठीक से याद नहीं। तो उस समय क्या था, मोबाइल फोन जो होते थे वो मतलब बहुत बड़े होते थे, वो सीमेंस के आते थे, S4 S10 करके, ईंट की तरह होते थे, ऐसे ईंट की तरह, किसी के सिर पे दबारा तो वहीं मर जाए वो, इतने भारी भरकम फोन होते थे। और इतने छोटे छोटे बटन, छोटी सी स्क्रीन, छोटा सा बटन, ढूंढ ढूंढ के दबाते रहो, फोन इतना बड़ा। फिर किसी ने सोचा होगा ना, भाई ये तो बहुत इनएफिशिएंट है मोबाइल फोन, इसको एफिशिएंट बनाना चाहिए, कि फिर किसी ने उसको छोटा फोन का प्रोटोटाइप सोचा,
फिर छोटे छोटे फोन आने स्टार्ट हो गए, नोकिया के स्मार्ट से, सुंदर सुंदर से छोटे फोन आते थे। फिर किसने सोचा कि टच स्क्रीन फोन बनाना चाहिए, तो टच स्क्रीन फोन आने स्टार्ट हो गए, जब तक आते हैं। अब टच स्क्रीन फोन जो बनाती है कंपनी, देखो सोचना बात बड़ी मजेदार है। एक विजनरी आदमी है जिसने सोचा, या कुछ लोगों का समूह है, ग्रुप है, जिन्होंने सोचा कि हम टच स्क्रीन कैसे बनाएंगे, इस पे वर्क करते हैं। उन्होंने रिसर्च करी, टच स्क्रीन बनाना सीखा, बनाई नहीं, सीखा। प्रोसेस उन्होंने पूरी तैयार कर ली, ऐसे ऐसे करके टच स्क्रीन बन जाएगी। वो उनका एक आइडिया है। फिर उसको वो क्या करते हैं, उस आइडिया को सेल कर, पेटेंट कराते हैं, पेटेंट करा के सेल कर देते हैं। एक ऐसी कंपनी आती है जो उस आइडिया से फिर टच स्क्रीन बनाना स्टार्ट करती है। टच स्क्रीन बन गई, फोन तो बना नहीं अभी, टच स्क्रीन बन गई। फिर एक कंपनी आती है जो मदरबोर्ड बनाती है। ऐसे किसी ने मदरबोर्ड का आइडिया बनाया, उसने पेटेंट करा के बेचा, फिर किसी कंपनी ने पेटेंट खरीद के मदरबोर्ड बनाया। इस तरह से किसी ने स्पीकर बनाया, माइक बनाया, किसी ने रैम बनाई, जो भी पार्ट्स लगते हैं फोन के, सब बनाए। फिर एक कंपनी आती है, वो फाइनल गुड्स कंपनी होती है। ये जो कंपनी सी, ये कौन, सबसे पहले आइडिया वाले रिसर्चर थे। उसके बाद ये जो कंपनी जो टच स्क्रीन बना रही है, मदरबोर्ड बना रही है, ये रैम बना रही है, ये कौन है, इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। फिर एक कंपनी आती है जो इन सब सामानों को खरीद के असेंबल करती है, एक फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच देती है। ठीक है, वो फाइनल गुड कंपनी। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स चलती कैसे है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स ऑफ द रोमर मॉडल, ये कैसे चलती है, ये हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले आइडियाज की बात करेंगे, फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे, फिर फाइनल गुड्स की बात करेंगे। थोड़ी सी डेरिवेशंस भी हैं यहाँ पे, मैथमेटिकल डेरिवेशंस एग्जाम में भी आती हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस चैप्टर में बहुत है, एग्जाम में आती हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये सब जो है, ये जो मैंने बताया अभी आपको, फाइनल गुड सेक्टर, इंटरमीडिएट गुड सेक्टर, रिसर्च सेक्टर, और पूरा सॉल्विंग द रोमन मॉडल, इकोनॉमिक्स को पूरा सॉल्व करना, ये रोमर ने बताया। फिर शुम्पीटर आते हैं, वो कहते हैं भाई क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अभी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ये है कि जैसे वो जो सीमेंस के फोन थे इतने बड़े बड़े, उस समय तो वो बड़े पॉपुलर थे, जिसको फोन जो यूज करता था वो सामने अपनी बेल्ट पे टांग के ऐसे शान से चलता था, मोबाइल फोन है मेरे पास, क्या समझ रखा तुमने मुझे। आज किसी को दोगे तो लेगा नहीं। आज तो लोग जो फोन लेते हैं स्मार्टफोन, उसको कहो स्मार्टफोन छोड़ के वो वाला फोन, कुछ लोग फीचर फोन लेते हैं लेकिन वो छोटे छोटे फीचर फोन लेते हैं, वैसा वाला फोन अब कोई नहीं लेगा। अब वो डिस्ट्रॉय हो गई टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नई चीज आती है तो पुराने को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब भी कुछ नया आता है वो पुराने को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय। पुराना खत्म होगा तो उससे नया जन्म लेगा। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है जो शुम्पीटर कहते हैं, जिसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, उसकी भी फिर वही है, इंटरमीडिएट रिसर्च सेक्टर है, इंटरमीडिएट गुड सेक्टर है, फाइनल गुड सेक्टर है, उसकी पूरी इकोनॉमिक्स है, वो सब यहाँ पे हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, इसके भी डेरिवेशन है। इसलिए यहाँ पे दो मॉडल, बेसिकली दो चैप्टर होने चाहिए, एक ही चैप्टर के अंदर दो मॉडल घुसा रखे हैं इसने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब मान लीजिए आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, और सबसे मतलब जहां आपको फोकस लगेगा, जहां मेहनत लगेगी यही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस बहुत है, न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे उसके ऊपर, राइट। हमने डिटेल में पढ़ा है भाई, बड़ा मजेदार टॉपिक है, टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, इसमें पढ़ा है। अब ये इसके बाद आता है बेसिक मॉडल, ये आसान है, बेसिक मॉडल, स्टेडी स्टेट एनालिसिस। बेसिक मॉडल क्या है? एक सिंपल सा मॉडल है, बेसिक मॉडल सिंपल मॉडल का नाम है, वो हमने पढ़ा है यहाँ पे। फिर स्टेडी स्टेट एनालिसिस, फिर थोड़ा डेटा है कि ग्रोथ रेट में क्यों डिफरेंसेस होते हैं कंट्रीज का, थोड़ा डेटा यहाँ भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है। इस पूरे यूनिट की जो जान है वो ये दो चैप्टर है, एक तो ये सोलो मॉडल, और दूसरा ये आपका एक इंजन ऑफ ग्रोथ। बाकी से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये ज्यादा बड़ा कंटेंट है, इसलिए मैं आपको बताऊं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम पैटर्न जो है, तो मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम कैसे पूछता है, वो एग्जाम में क्या करता है। इसके बाद लास्ट जो यूनिट है, लास्ट एक ही चैप्टर है, वो है रियल बिजनेस साइकिल एंड न्यू किनेशन मॉडल्स। यहां पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। आप पहले इस बारे में कभी आपने नहीं पढ़ा अपनी इकोनॉमिक्स की जर्नी में, आज तक आपने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं सुनी है। तो एक नया कंसेप्ट है, बिजनेस साइकिल मॉडल क्या होता है, रियल बिजनेस साइकिल क्या है। ठीक है, अब यहां पर एक और एस्पेक्ट आता है, वो आता है न्यू किनेशन मॉडल का। देखो क्या है कि पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स चलती थी, फिर जब ग्रेट डिप्रेशन आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कीन सामने आते हैं, उनका मॉडल चलता है न्यू किनेशन मॉडल।
फिर किनेशियन मॉडल को 30-40 साल कंट्रीज यूज करती हैं, फिर देखती हैं अभी भी हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, फिर नियो क्लासिकल आते हैं, फिर नियो किनेशियन आते हैं। तो वो सब मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस, मेनली नियो किनेशियन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बीच में मॉनिटर्स भी आते हैं, मॉनिटर्स यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है ज्यादा, मॉनिटर्स का अलग मॉडल है, यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नियो किनेशियन की बात यहाँ पे होगी। तो ये है कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, होपफुली आप समझ गए, सिलेबस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। अब एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इसका पेपर का ऐसा है। देखो बच्चों, एग्जाम जो उसमें 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जो है वो 30 मार्क्स का, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू करने हैं उसमें। और सेक्शन बी जो है उसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने, आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, 5 नंबर का 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 करने। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो 30 मार्क्स के 3 सेक्शन हो गए। और वैसे तो ये बोल रहा है यूनिट 2 50% है, यूनिट 1 50% है, 1 और 2 50% है, मगर यूनिट 2 बहुत बड़ा कंटेंट है। ये जो ऑप्शंस आते हैं ना, इनमें ज्यादातर ऑप्शंस यूनिट 2 के ही होते हैं। तो आपको 6 करने आउट ऑफ 8, तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट 2 के ही होते हैं, 1 और 3 के कम होते हैं। तो इसलिए यूनिट 2 की कवरेज 70% तक भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपने ऑप्शन क्या चूज किए हैं, उस पर जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिलती है आपको 6 क्वेश्चन करने हैं 8 में से, ऑप्शन मिलती है। तो यूनिट 2 की कवरेज ज्यादा भी जाती है, ठीक है। कंटेंट ही उसमें ज्यादा है, 1 और 3 में कंटेंट उतना है ही नहीं, राइट। तो ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। होपफुली इतनी बात अब आप लोग समझ गए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी आपको होनी चाहिए। फिर भी कोई बात अगर आप डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें, जानना चाहें कुछ, तो ऊपर भी मेरा नंबर जो है वो स्क्रॉल पे चल रहा है, नीचे भी मेरा नंबर यहाँ पे लिखा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सिलेबस को लेके निश्चिंत रहिए, सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस है हों, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए होने वाले ही नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस सिलेबस, क्योंकि जब डीयू एक बार सिलेबस लॉन्च करता है 3-4 साल उसको रखता है सिलेबस को, 3-4 साल के बाद उसमें कुछ कुछ चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो अभी 2 ही पेपर हुए हैं इसके, तो अभी इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं फोन करके, कॉल करके, सर सिलेबस में चेंजेस होंगे तो क्या होगा, हम तो पहले पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, बाद में सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हमको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उनको भी पता है, आपको बता रहा हूँ, सिलेबस चेंज होने की गुंजाइश बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम गुंजाइश है। तो इसलिए आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। कुछ ज्यादा क्या होगा, एक टॉपिक में प्लस माइनस हुआ तो हुआ, वो भी इस साल का चांस कम है, अगले साल या उससे अगले साल होगा, अभी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो ये था जी इसका इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूरा डिस्कशन। होपफुली आप पूरी बात समझ गए। फिर भी कोई बात ऐसी है जो आपको पूछनी है, जानना है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।